अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना सीखते हैं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कौमी आमदनी की तारीफ करें और इसकी पैमाइश के तरीके लिखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौमी आमदनी की तारीफ। जिस तरह एक फ़र्द अपनी पैदावार, अपनी जिस्मानी, ज़हनी सलाहियतों से अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए आमदनी हासिल करने की कोशिश करता है, इसी तरह अगर एक कौम अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाकर एक मखसूस अरसे में अशिया खिदमात की जितनी मिकदार पैदा करती है वो कौमी आमदनी कहलाती है। अब देख लेते हैं पिगो ने इसकी क्या तारीफ की है। पिगो के मुताबिक अशिया खिदमात की वो मिकदार पिगो के मुताबिक कौमी आमदनी कौम के मादी दौलत के इस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र के पैमाने से नापा जा सके। इसमें बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल होती है। प्रोफेसर फिशर ने कहा है अशिया खिदमात की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है, यानी जो खर्च की जाए। और सबसे जो जामिया तारीफ है वो अल्फ्रेड मार्शल ने की है। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक अशिया खिदमात किसी मुल्क में मेहनत और सरमाए कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अशिया खिदमात की मिकदार का एक ख़ास मजमुआ पैदा करते हैं, यही कौमी आमदनी कहलाता है। अब हम देख लेते हैं पैमाइश का तरीका कि किस तरह से कौमी आमदनी की पैमाइश की जा सकती है। सबसे पहला तरीका है पैदावार का तरीका। इस तरीके के मुताबिक तमाम शोबों की अशिया खिदमात का जायज़ा लिया जाता है और फिर बाज़ारी कीमत के मुताबिक उनकी मजमूई मालियत मालूम कर ली जाती है। पैदावार के इस तरीक़े को बाज़ारी कीमतों के लिहाज से कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका भी कह सकते हैं। इसकी वजाहत हम एक फ़र्ज़ी गोशवारे से भी कर सकते हैं। और इसमें हमारी पैदावार में कौन कौन सी अशिया शामिल होती है। ज़रूरी अशिया जैसे गंदम, कपास, दालें वगैरह। सनती अशिया कपड़ा, मशीनरी, अद्वियात, बर्तन वगैरह। मादनी अशिया लोहा, कोयला, नमक, तेल वगैरह। खिदमात में आ जाता है डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर वगैरह की खिदमात। तो इनकी अगर हम बाज़ारी मालियत के लिहाज से अगर कीमत को देख लेते हैं, जैसे ज़रूरी अशिया अगर 20 मिलियन रुपए की है पैदा हो रही हैं एक मुल्क के अंदर, सनती अशिया 30 मिलियन रुपए की और मादनी अशिया 10 मिलियन की, खिदमात 50 मिलियन की, तो हमारी कौमी आमदनी 110 मिलियन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस पैदावार के तरीके से भी हम कौमी आमदनी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में कुछ एहतियातें कर लेनी चाहिए। मसलन दोहरी गिनती नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं उसकी फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार होती है हमने उसकी कीमत लेनी है। मसलन अगर हम पहले गंदम की कीमत को ऐड कर लेते हैं और इसके बाद उसका आटा तैयार हो जाता है उसकी कीमत ले लेते हैं और उसके बाद जब उसकी रोटी तैयार होती है उसकी कीमत लेते हैं, तो ये कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है, जिससे कौमी आमदनी का अंदाज़ा गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि गिनती को जो फाइनल गुड तैयार हो उसी की कीमत को लिया जाए। इसके बाद ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ। बहुत सारे लोग जो जैसे ज़िम्मेदार होते हैं वो बहुत सारी जो ज़रूरी पैदावार होती है अपने घर में ज़रूरत की इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं और वो मार्केट में सेल होने के लिए नहीं आती और कौमी आमदनी में शामिल होने से रह जाती है, हालांकि उसको कौमी आमदनी में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा बाज़ बिला मुआवजा खिदमात, जैसे एक उस्ताद अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेता है, अपने घर के तमाम काम खुद कर लेता है और इस तरह अगर वो अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता है, घर में सब्जियां लगा के घर से बाजार से खरीदने की बजाय घर से ही इस्तेमाल कर लेता है, तो ये चीज़ें जो है कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती हैं। जी तो बच्चों, कौमी आमदनी को मालूम करने का दूसरा तरीका है आमदनी का तरीका। इसके मुताबिक इस चारों आमले ने बताया ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम के मुआवज़ों को अगर जमा कर लिया जाए तो कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। जैसे अगर फ़र्ज़ किया ज़मीन का मुआवज़ा लगान होता है जो कि 30 मिलियन है, मेहनत का मुआवज़ा उजरत होता है वो 40 मिलियन है, सरमाया का मुआवज़ा सूद होता है वो 30 मिलियन हो और तंजीम का मुआवज़ा मुनाफा होता है अगर 20 मिलियन हो, तो कौमी आमदनी हमें मालूम हो जाती है वो 100 मिलियन होगी। लेकिन इस सिलसिले में भी कुछ एहतियातें कर लेनी चाहिए। मसलन इंतकाली अदायगियाँ वो आमदनी होती है, वो अदायगियाँ होती हैं जो बग़ैर किसी मेहनत के हासिल होती है। मसलन ज़कात, खैरात, पेंशन, ये वो आमदनी होती है जो पहले किसी की आमदनी बन चुकी होती है, वो कौमी आमदनी में शामिल हो चुकी होती है, लेकिन
صرف ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس سے قومی پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پہ ہے غیر قانونی آمدنی، جیسے رشوت، اسمگلنگ، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پہلے کسی کی آمدنی ہوتی ہے، بس جسٹ یہ بعد میں ٹرانسفر ہوتی ہے ون ٹو another۔ قومی آمدنی کی پیمائش کا تیسرا طریقہ ہے اخراجات کا یا کل خرچ کا طریقہ، یعنی اگر ایک ملک میں ہونے والے تمام اخراجات کو جو سرکاری ہوں یا نجی ہوں ان کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہمیں قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہیں نجی صرفی اخراجات، جو عام لوگ اپنی ضروریات زندگی پر کرتے ہیں، ان کو نجی صرفی اخراجات کہا جاتا ہے۔ نجی سرمایہ کاری کے اخراجات، یعنی عام لوگ جو اپنے کاروبار پہ خرچ کرتے ہیں اس کو نجی سرمایہ کاری کے اخراجات کہتے ہیں۔ اور سرکاری اخراجات دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ترقیاتی اخراجات اور غیر ترقیاتی۔ غیر ترقیاتی اخراجات وہ ہوتے ہیں جن پر اشیاء خدمات کی خریداری پر مثلاً گندم کی خریداری پر، مختلف محکموں پر اخراجات اور ملازمین کی تنخواہوں پر، ان کو غیر ترقیاتی اخراجات کہتے ہیں۔ اور ترقیاتی اخراجات جیسے بجلی کے منصوبوں پر، سڑکیں، ریل کی پٹریوں، نہروں وغیرہ کی تعمیر پر جو کیے جاتے ہیں ان کو ترقیاتی اخراجات کہتے ہیں۔ اگر ہم ان اخراجات کو جمع کر لیتے ہیں تو ہمیں قومی آمدنی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے عام لوگ جو اپنی ضروریات زندگی پہ خرچ کرتے ہیں وہ 30 بلین روپے ہو، نجی سرمایہ کاری پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ 20 ملین، سرکاری غیر ترقیاتی اخراجات جو 30 ملین ہوں اور 30 بلین، اور سرکاری ترقیاتی اخراجات 40 بلین ہو تو قومی آمدنی 120 بلین ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم کل خرچ کے طریقے سے قومی آمدنی کو معلوم کرنا چاہیں تو یہ بھی اس سے بھی ہمیں قومی آمدنی کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، جو فائنل گڈ ہو اسی کو شامل کیا جائے۔ اگر ایک شخص سے ایک جائیداد دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس سے وہ ان کو قومی اخراجات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح غیر ملکی اشیاء پر ہونے والے اخراجات، مثلا ہم درآمدات کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی اشیاء خدمات پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا یہ سوال کس طرح سے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ سوال کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ بہت اچھے مارکس لے لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ میں بتائیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔